डियर साहित्यकार कार्यक्रम में आज हम आपके जिन युवा शख्सियत से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, उनको मैं चंद शब्दों में उनको अपनी कुछ चंद पंक्तियां अर्पित करती हूँ। मेरे सपने में अब भी बादाम वारी खिलखिलाती है, हरी पर्वत की चोटी मुझे अक्सर बुलाती है। मेरा घर आंगन मेरे गांव की अंचल की मिट्टी, चिनारों के पेड़ केसर क्यारी वितस्ता कल कलाती है। मेरे खेत खलिहान मेरी माँ से लिपटी यादें जहन में सौंधी खुशबू की तरह बिखर बिखर जाती हैं। जुदा कहाँ हूँ मैं इन सब से, जुदा कहाँ हूँ मैं इन सब से, मेरे वजूद मेरे सोच संस्कार में, मेरे मन प्राण में बसी है माँ, मेरे अशआरों में, मेरे तरन्नुम में छलकती हैं उनकी परछाइयाँ। मैं अपनी इन चंद पंक्तियों को आज की हमारी प्रिय साहित्यकार को समर्पित करती हूँ। आज की हमारी खूबसूरत शख्सियत, जिनकी सूरत और सीरत से मिलकर बने व्यक्तित्व में एक अनोखा ऑरा है, उनके चारों ओर भव्य एक बहुत ही खूबसूरत सा उनसे मिलने पर एहसास होता है। आज हम जिन साहित्यकार को आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं, वो हैं हमारी प्रिय साहित्यकार चित्रा देसाई जी। कोई भी महिला जब 40-45 साल की होती है तो उसे ये लगने लगता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब उसके लिए करने को कुछ नहीं है, किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है, ना वो पहली सी दिखती है और कहीं उसके लिए, हर किसी के लिए उसकी अहमियत कम होने लगती है, ऐसा उसे महसूस होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अपने मन में अपने लिए अहमियत होनी चाहिए। और इसे फागुनी मन भी कह सकते हैं। जैसे धरती का मौसम होता है फागुन, आखिरी महीना होता है लेकिन सबसे खूबसूरत मौसम होता है। उसी तरह से जो 50 के बाद की जो उम्र होती है, वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं होता कि आप वन में प्रस्थान कर जाइए। वानप्रस्थ का अर्थ ये होता है कि आप अपनी तरफ प्रस्थान कीजिए, आप अपनी तरफ लौटिए। ये मौसम होता है तब आप अपने मन का करती हैं, तब आप जवाबदेह नहीं हैं, जिम्मेदारियों से मुक्त हैं और आप उड़ान भरती हैं। तो बहुत खूबसूरत मौसम है। इसी से संबंधित लगभग एक कविता है, आजकल मैं मन का करती हूँ। आजकल मैं मन का करती हूँ, हाथों को गर्म कॉफ़ी से और रूह को फैज़ की नज़मों से सेकती हूँ। आजकल मैं मन का करती हूँ। हर सुबह पेपर में छपी खबरों पर इत्मीनान से बहस करती हूँ। सरसों का साग, बथुए की रोटी, कभी गुड़ कभी हरी मिर्च से कुतरती हूँ। गमलों में उगी खेती को पानी से सींचती हूँ। शाम को आवारगी से घूमते पेड़ों की कलगी पर चिड़ियों का कलरव सुनती हूँ। दोपहर को दोस्तों का हाथ पकड़ गली मोहल्ले की बातों से लिपटती हूँ। बचे कुचे पेड़ों पर पंछी नीड़ बना पाएं, ऐसी कोशिश में शामिल होती हूँ। सांझ ढले दूर से ही अपने खेतों को आंखों से सहलाती हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं आजकल मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि आजकल मैं मन का करती हूँ। हाथों को गर्म कॉफ़ी से और रूह को फैज़ की नज़मों से सेकती हूँ। आजकल मन का करती हूँ। रेडियंट टीवी के माध्यम से चित्रा जी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आभार। हरियाणा के छोटे से गांव में जन्मी हमारी प्रिय चित्रा जी, मात्र 40 दिन बाद ही आप ननिहाल आ गईं और आपको अपनी परनानी, नानी और माँ, 3 सशक्त महिलाओं ने गढ़ा। अपने गांव की आप पहली ग्रेजुएट महिला होने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं। बहुत बधाई चित्रा जी, एक बहुत बड़ी बात है। और आप ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें पूरा देश आज जानता पहचानता है।
युवतियों के लिए आपकी जो जीवन यात्रा है गांव से लेकर महानगर तक की, वो एक बहुत प्रेरणास्पद सफर है आपका। और आपका परिचय मैं क्या दूं, आपका परिचय सभी जानते हैं, फिर भी एक औपचारिकता है, इसलिए मैं दर्शकों को हमारे बताना चाहती हूँ कि चित्रा जी ने 2 काव्य संग्रह आपने लिखे हैं और हमारे देश के दर्शक आपको आजकल मैं अपने मन का करती हूँ उससे ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानते हैं, अपने आप को आत्मसात करते हैं सभी महिलाएं। और चित्रा जी ने यूँ तो गांव से अपना सफ़र शुरू किया है, लेकिन आपने दिल्ली से अपना राजनीति शास्त्र ग्रेजुएशन किया है और एलएलबी किया है आपने। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप 6 वर्षों तक हॉस्टल में रहकर आपने पढ़ाई की है और उसी पढ़ाई के दौरान यद्यपि आपका विषय राजनीति शास्त्र था और बाद में लॉ आपने किया, लेकिन फिर भी आपने हिंदी में कविताएं लिखी और हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में आपने कॉलेज में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि आपने 18 बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। ये तो बहुत ही गर्व की बात है। चित्रा जी पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, जो हमारी धारणा है वो इसको देखकर कोई भी समझ सकता है। और चित्रा जी के बारे में मैं क्या कहूँ कि आपने गांव से शहर तक का जो सफ़र किया है उसमें आपने जो एलएलबी की है, आप सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं और आपने कई सारे आप महत्वपूर्ण बोर्ड्स की आप सदस्य रही हैं। और एक मुख्य बात जो मैं बताना चाहूँगी कि आपने ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कोर्स जो 2005 में मुंबई से किया और इसी के साथ आप जो अधिवक्ता रही, आप सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरह से आप कार्य करती रही, तो ये अब साथ साथ आपका चलता रहा। और इसके साथ ही आप, कितनी महत्वपूर्ण बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निर्णायक मंडल की आप सदस्य रही, जो कि एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की आप पूर्व सदस्य रही हैं। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की सलाहकार समिति की पूर्व सदस्य रही हैं। बार्कलेज इंडिया की सलाहकार समिति की सदस्य रही हैं आप। विदेश मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं आप। तो मैं क्या कहूँ चित्रा जी, आपने एक साथ कितने काम किए हैं और आपको कई सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें मुख्य आपकी जो पहली ही किताब है सरसों से अमलतास, कमाल की किताब है आपकी वो। और मैं कहूँ दर्शकों से कि मेरा परिचय चित्रा जी की इसी किताब के माध्यम से हुआ कि ये किताब बॉम्बे से मोनिका शर्मा जी ने हमारे साहित्य समर्था के लिए समीक्षा के लिए भेजी और इतनी शानदार किताब पढ़ के ही हमारा चित्रा जी से जो हमारा आपस में बातचीत हुई उसी किताब के माध्यम से हुई। तो मैं साहित्य और काव्य के माध्यम से ही चित्रा जी से जुड़ी हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत सुखद था कि मैं आपसे इस तरह से जुड़ी हूँ। चित्रा जी, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आपने, मेरे मन में एक उत्सुकता भी है कि मतलब आपने एलएलबी किया और आप सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रही हैं और आपने, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कोर्स भी किया। तो जाहिर सी बात है कि ज़िरह और समझाइश के माहौल में आपका अधिकांश समय निकलता होगा। तो ऐसे समय में घर को भी संभालना होता है और आपके पति भी एक बहुत बड़े कलाकार हैं। अब तो मतलब किस तरह से आप ये सब सामंजस्य बनाते हुए आपने कविता का विचार आपके मन में, मतलब कविता तो आपको कॉलेज से ही आपके मन में थी और आप रच रही थी, लेकिन किस तरह से आपके मन में ये विचार आया कि मैं संग्रह निकालें और इस तरह से जो आपने करा, तो इसके पीछे आपका क्या पारिवारिक वातावरण रहा या फिर आपके संवेदनशील मन ने ही अपनी राह बुनी बुनी और चुनी? हमारे बहुत दर्शक सारे, जानना चाहिए। बहुत बहुत आभार नीलिमा जी, आपने तो इतना लंबा चौड़ा परिचय दे दिया। मैंने कहा कि मैं सिर्फ 2 ही हैं कि मैं वकील हूँ और मैं कविताएं लिखती हूँ, बस यही परिचय है और बाकी तो सब चलता है, माया है। लेकिन आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर लिए हैं और मैं बिल्कुल अपनी गांव लौट गई जब आपने कहा कि मैं अपने गांव की पहली ग्रेजुएट हूँ।
उसका श्रेय मुझे इतना नहीं जाता है जितना मेरी नानी और मेरी माँ को जाता है, क्योंकि उनकी ये धारणा रही कि विद्यादान महादान, लड़की को पढ़ा लिखा कर अपने पाँव पे खड़ा कर दो, वो सबसे बड़ी बात। तो वो उनकी परिकल्पना थी, वो चाहती थी कि मुझे पढ़ाया लिखाया जाए। और 5वीं तक मैं गांव में पढ़ी, उसके बाद रोहतक चली गई क्योंकि मेरी माँ वहाँ आयुर्वेद में कोर्स कर रही थी। और उसके बाद किसी ने उन्हें बताया कि पिलानी में एक स्कूल है, तो वो बिरला स्कूल है। तो उसके बाद मैं बिरला स्कूल पिलानी से मैंने अपनी स्कूलिंग की, और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं 6 साल आ गई। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे जिसे कहें कि व्यावसायिक रूप से और साहित्यिक रूप से, ये 6 सालों ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं अपना उसको स्वर्णिम काल कहती हूँ कि मुझे जो कुछ मिला, मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से मिला। और मेरे घर में, क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो साहित्यिक माहौल बिल्कुल नहीं था। कोई पत्रिका कभी नहीं आई, कोई अखबार कभी नहीं आया। पत्रिका और किताबें तो बहुत दूर की बात है, कोई अखबार नहीं आता था। मैंने पहली बार समाचार पत्र पिलानी में अपने स्कूल में पढ़ा, क्योंकि वहां एक बोर्ड में लगा रहता था, हम लोग प्रेयर से आते थे, तो वहीं पे मैंने पढ़ना शुरू किया, वहीं पे पत्रिकाएं पढ़ी। और जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आई तो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, एक बहुत संसार मेरे सामने था। और सबसे पहली किताब जो मुझे याद है कि जिसने मुझे बेहद प्रभावित किया, वो थी आशापूर्णा देवी की प्रथम प्रतिश्रुति। उनकी पूरी ट्रिलॉजी है, प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता और बकुल कथा। इन किताबों ने मुझे जो दिया और मुझे एक नए संसार से परिचित कराया, मुझे लगा कि क्या चरित्र है। और जो मैंने अपनी परनानी और नानी और अपनी माँ में देखा, मुझे लगा कि ये मेरी ही आत्मकथा है, ये मेरी परनानी है, और सुवर्णलता मेरी नानी है और मेरी माँ है, और बकुल शायद मैं हूँ। तो मेरा बहुत आइडेंटिफिकेशन उस किताब से रहा। और जी से साहित्यिक यात्रा तो क्या मैं कहूंगी, पर हाँ, मैं लिखती थी। और मैं कविता लिखती थी, मुझे ये भी नहीं मालूम था, क्योंकि गांव में तो कुछ था नहीं लिखने पढ़ने का। और मैं ऐसे ही डायरी में लिखा करती थी। और एक मेरे हॉस्टल में एक लड़की थी, आभा मेरी मित्र थी, और वो एमए कर रही थी हिंदी में। तो एक दिन उसने मेरा लिखा हुआ पढ़ लिया और उसने कहा कि क्या लिख रही हो? तो उसने देखा और उसने कहा, अरे तुम तो कविता लिखती हो। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम क्या लिखती हूँ। और वो हमारी प्रिंसिपल के पास गई, डॉक्टर नाम्बियार होती थी, और उसने कहा कि मैम, चित्रा कविताएं लिखती है, तो आप जो इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं होती है, हिंदी कविता प्रतियोगिता, आप उसमें इसको भेजिए। और ऐसे उन्होंने मुझे भेजना शुरू किया। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी राजनीति शास्त्र में, और उसके बाद तब मैं लॉ फैकल्टी में थी, दोनों ही संस्थानों की तरफ से मैं अपने कॉलेज और अपनी संस्था को हिंदी कविता प्रतियोगिता में उनका रिप्रेजेंट करती थी। और इसी तरह से कविता ने मुझे चुना, मैंने कविता को नहीं चुना। कविता ने मुझे संभाला, मुझे सहलाया, मरहम लगाया, क्योंकि मैं थी गांव से और मैं 40 दिन की ननिहाल आ गई थी, क्योंकि मैं अनचाही बेटी थी अपने पिता के परिवार के लिए। तो कहीं शायद मूल में, कहीं पीछे वो एक अकेलापन, वो पता नहीं क्या रहा होगा, मैं उसको नाम नहीं दे पाती हूँ, पर कहीं कुछ रहा होगा जरूर मेरे मन में, जो वो चीज कविता में निकल के आया। और गांव मेरे साथ हमेशा था, है और रहेगा, क्योंकि गांव के बिना मैं आज भी अपना खेत बहुत याद करती हूँ। और हर 2-3 महीने में मैं दिल्ली में अपने खेतों में पहुंच जाती हूँ, मेरे मामा के घर, जिस घर में मैं पली बढ़ी, और जिन खेतों में मैं मामा के साथ वो हल चलाते थे, तो मैं बीज रोपती थी रोड में, वो सब करते थे हम लोग, कभी गेहूं बरसा लिया। तो वो सारी चीजें जो जिया, वही मैंने लिखा। और जहां तक प्रकाशन की बात है, तो मैंने कभी किसी पत्रिका में नहीं सोचा, कभी कभी जीवन में नहीं सोचा कि मैं अपनी कविताओं को प्रकाशित कराऊं। वो बहुत सहज रूप से और अचानक से हुआ। पहली बार जो मेरा कविताओं जो प्रकाशित की गई थी, वो एक संग्रह था, 7 लोगों का संग्रह था, शुरू यात्रा में। ये जब मैं 19 साल की थी, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, और अजीत कुमार जी यूनिवर्सिटी में थे, क्योंकि सारे हिंदी विभाग के जो कवि थे, लेखक थे, कहानीकार, उपन्यासकार, वही सब लोग कविता प्रतियोगिता के लिए जज बनकर आया करते। तो अजीत कुमार जी ने एक दिन कहा कि एक काव्य संग्रह 7 नए युवा कवियों का निकाल रहे हैं, तो तुम अपनी कविताएं दे देना। तो मैंने अपनी कविताएं दे दी,
और वो संग्रह भी आज मेरे पास नहीं है। शुरू यात्रा में पहली बार मेरी कविताएं शुरू यात्रा में प्रकाशित हुई, उस काव्य संग्रह में, और उसमें बाकी लोग भी थे, बाकी 6 लोग और उसके बाद जैसे ही मैंने अपना लॉ किया और सुप्रीम कोर्ट में मैं आई, उसके बाद मैंने कभी पलट के नहीं देखा, लिखती रही, पढ़ती रही, लिखती रही, लेकिन ना कभी पत्रिका में भेजी। मुझे लगा वो दुनिया मेरे लिए नहीं, मेरी एक अलग दुनिया थी और साहित्यिक दुनिया नहीं थी ये। तो बात वहीं पे खत्म हो गई, लेकिन मेरा पढ़ना लिखना वो मेरा रुका नहीं, वो कहीं नहीं रुका। उसके बाद आते हैं हम लोग 2010 में, एक बहुत बड़ा अंतराल, लगभग 35 साल का अंतराल, 36 साल का अंतराल, और मैंने अपनी माँ को खो दिया एक एक्सीडेंट में, और मैं ऐसे लगा कि मैं किसी दूसरे ही प्लानेट पे चली गई। उसके बाद मुझे एक दिन मैं अपनी डायरी लेके बैठी थी जिसमें मेरी सारी कविताएं थी और पन्ने पीले हो गए थे। बारिश का मौसम था, मुझे याद है, सावन, जुलाई जिसे कहते हैं, और मुझे लगा कि एक दिन ये कविताएं भी जब मैं नहीं रहूंगी तो ऐसे ही कोई इन्हें समझेगा नहीं। और फिर मुझे लगा कि मैं अगर विरासत में कोई एक चीज छोड़ सकती हूँ अपने बच्चों के लिए, तो वो एक कविता संग्रह हो सकता है। और जैसे कल मैं नहीं रहूंगी, तो वो जैसे मैं आज अपनी माँ को याद करती हूँ और मैं उनकी कभी साड़ी पकड़ती हूँ, कभी उनके चश्मे पहनती हूँ, कभी उनके पर्स टटोलती हूँ जो मेरे पास पूंजी है, तो वो कविताओं की किताब उनके हाथ में आएगी और उन्हें लगेगा कि माँ को छू लिया। तो मुझे सिर्फ अपने बच्चों को विरासत देने के लिए इस काव्य संग्रह की बात पहली बार मेरे जहन में आई। बहुत आपके बातें मेरी आंखें नम कर गई, बहुत ही क्योंकि बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने सिर्फ बच्चों के लिए कुछ हो ये सोचा कि उन कविताओं को मैं सहेज लूं, और उनका वहां से परिचय तो है, लेकिन चित्रा से उनका परिचय। बहुत बढ़िया। आपने इस कविता संग्रह को न केवल लिखा बल्कि अपने आवाज में आपने इनकी कविताएं भी हम तक पहुंचाई, और पूरे देश ने आपकी मतलब जो एक महिला की पहचान के लिए आपने जो बताया कि 40 से 45 के बाद महिलाएं अपने आप को सोचती हैं कि हम चूक गए, या हम इग्नोर हो रहे हैं, या हमें उपेक्षित हो रहे हैं। और अधिकतर होता ऐसा ही है कि महिलाएं जो हैं घर परिवार अपनी जिम्मेदारियों में इतना खो जाती हैं कि वो अपने कोई शौक या अपनी कोई इच्छाएं अपने मन से ही पूरी नहीं करती। ये नहीं कि उन पर जोर जबरदस्ती होती है, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है, परिवार का एक सुख होता है कि हम अपने बच्चों में संस्कार रोपित करते हैं और अपने परिवार को देखते हैं तो अपनी सब चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसा ही आपके साथ भी हुआ, और आपने शायद 14 वर्ष तक अपने घर पर घरवास है, मैं कहती हूँ घरवास, जैसे वनवास होता है ना, हाँ तो घरवास होता है। घरवास बिल्कुल। ये बहुत ही हम सब मतलब जितनी भी युवतियां हैं उन सबको ये सीखने की बात है। ये बहुत ज़रूरी है कि घर परिवार पहले होता है महिला के लिए, और फिर लेकिन आपने जिस तरह से वो शुरुआत की कि मैं मन का करती हूँ, वो एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत थी और उसको इतना सराहा गया, और आपकी आवाज़, आपके एक एक शब्द मन में दिल में उतरने वाले शब्द हैं आपके। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इसके लिए। बहुत बहुत नीलिमा जी, इसका भी ये भी एक संयोग रहा इस कविता का भी, क्योंकि हिंदी कविता एक पोर्टल है, और मैंने उसको देखा था, और मैं मनीष गुप्ता को जानती नहीं थी, लेकिन मैंने सुना था क्योंकि मैं हिंदी कविता से जुड़ी थी, मतलब मैं देखती थी उनके वीडियोस, तो मेरे घर के पास ही रहते थे, तो मैं उनको किताब देने गई, और किताब देने गई, मैंने कहा मनीष ये किताब है, तो कहने लगे कि इसमें, तो किताब की मैं प्रक्रिया उसे बता रही थी मनीष को। मैंने कहा कि इस किताब को सरसों से अमलतास को मैंने 5 खंडों में उसको वो किया है। जैसे सरसों है, मतलब चैत से फागुन जैसे महीने होते हैं, वैसे ही चैती सरसों में मेरे गांव की कविता है। फिर बैसाखी कचनार में वो 17, 18, 19 का जो मन होता है वो है, और फिर जेठ का बंजर है जो कि एक मोह भंग की जो स्थिति होती है। उसके बाद सावनी तीज है। सावनी तीज जिसे मैं कहती हूँ कि सावन जो है वो धरती का गृहस्थ आश्रम है,
क्योंकि उस समय धरती उगती है, उपजती है, तो वो जो समय होता है वो गृहस्थ आश्रम है सावन। और उसके बाद आखिर जो महीना होता है फागुन का, वो सबसे खूबसूरत महीना होता है। मुझे लगता है कि 50 के बाद की उम्र, मैं मनीष को ये कह रही थी, मैंने कहा मुझे लगता है कि 50 के बाद की जो उम्र होती है वो सबसे खूबसूरत उम्र होती है, क्योंकि आप अपनी तरफ लौटते हैं। तो उसने एकदम कहा कि नहीं, मुझे रिकॉर्ड करनी है चित्रा जी, अभी के अभी रिकॉर्ड करनी है। कविता तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन आप जो कह रही हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के साथ, और ये 40 और 50 के आसपास शुरू होती है। हम सब महिलाएं जो सोचती विचारती हैं, जिन्होंने घर में बहुत किया, जिन्होंने कुछ कर रही थी, अपना वो सब छोड़ के जो घर की तरफ आ गई, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं खुद उस स्थिति से गुजर चुकी थी। तो उसने कहा नहीं, मुझे यही ऐसे ही अभी से ही रिकॉर्ड करना है, और उसने रिकॉर्ड की वो, और मैं उसके बाद रिकॉर्ड की, उसने मुझे भेजी, बात खत्म। हफ्ते के बाद उसका मैसेज आया कि आपको पता है आपकी कविता वायरल होगी, और मैंने अचानक से फेसबुक देखा। मैंने कहा ये क्या बाढ़ आई एकदम से, जैसे कितनी ही महिलाएं मुझसे जुड़ी, एक महिलाएं बहुत मेरे ख्याल बड़ा जन समूह। और एक महिला ने मुझे कहा कि आपने एक मंत्र दे दिया है, आजकल मैं मन का करती हूँ। सुनने में बहुत आसान लगता है, आजकल मैं मन का करती हूँ, पर हम सब जानते हैं कितना मुश्किल होता है अपने मन का करना। आप सबको सुबह आप गर्म चाय पीना भी एक लग्जरी है, क्योंकि आप सबको दे रही हैं। आपकी चाय और कॉफी हमेशा ठंडी हो जाती है। तो वो बहुत सहज भाव से कविता आई थी, और शायद ये उसकी सहजता और उसकी भीतर जो हर महिला ने देखा, और मुझे लगा कि ये इस कविता से अगर कहीं किसी को कहीं कुछ मिला, जैसे मैंने साहित्य से बहुत कुछ सीखा, वैसे ही अगर ये शब्द कहीं पहुंचे और किसी को कहीं कुछ ढाढ़स दिखाया या किसी को कहीं प्रेरित किया, तो यही इस कविता की सार्थकता है। हर और महिला मैं आत्मसात हो गई उससे, हर बहुत महिला बहुत आत्मसात हो गई, हर आत्मसात महिला हो का विषय है। उन्हें लगा। और इसके बारे में मैंने एक बात ये पहले भी कही है कि मुझे बहुत अलग अलग तरह के अनुभव हुए, और कैसे कैसे महिलाओं ने आके मुझसे इस कविता के बारे में बात की। और फिर मुझे लगा कि एक पाठक वर्ग तो है ही है, लेकिन एक श्रोता और दर्शक वर्ग भी है हमारे पास अब। सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ी जो एक अच्छी बात है, इसकी जो नकारात्मक चीजें हैं उसको छोड़ दीजिए, उसमें आपको नहीं जाना है तो कोई आपको कहता भी नहीं है कि वहां जाइए। हाँ, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आपको एक बहुत बड़ा वर्ग मिलता है, क्योंकि हर कोई हो सकता किताब ना भी खरीदता हो, हर कोई ना भी पढ़े, लेकिन कोई सुन सकता है, कोई देख सकता है, तो यूट्यूब पे है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हिंदी कविता का। और आपकी इसी काव्य संग्रह पर, मतलब ये भी एक बहुत मिलना ही चाहिए था। महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। साहित्य अकादमी का अवार्ड पहली ही किताब पर मिलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप डिजर्व करती थी। ये आपके ये था कि ये सारी महिलाओं की बात आपने उठाई और महिलाओं के मन की बात आपने जानी, और महाराष्ट्र साहित्य अकादमी ने उसको समझा और आपको सम्मानित किया। तो ये हम लोगों के लिए भी निश्चित एक गर्व की बात है। तो आपको जब महाराष्ट्र साहित्य अकादमी से इस सम्मान के लिए जब आपके पास आया संदेश, तो आपको कैसा लगा? कुछ चीजें होती है ना कि आपको लगता है कि आप सपना देख रहे हैं, आप स्वप्न लोक में हैं। तो कुछ वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कहाँ से क्या रास्ते हैं, क्या है। और मेरे लिए सबसे अहम बात जो इस पुरस्कार की हुई, अगर तो उस मंच पर मेरी बहुत प्रिय लेखिका है सूर्यबाला जी, उनकी कहानियां मेरे जी। और जब मैं कॉलेज में थी, जैसे आशा पूर्णा देवी की मैंने आपको बात कही, उस समय मैं धर्मयुग में मेरे संधि पत्र पढ़ा करती थी कॉलेज में, और वो आज तक चिपका हुआ है, मेरे संधि पत्र मुझसे चिपका है। तो और मुंबई में तब मैं आई तो एक चौपाल कर एक संस्था है जहाँ पे हर महीने में एक बार साहित्यिक वहाँ वातावरण होता है, मैं वहां जाती हूँ। सालों साल से जा रही हूँ और सबको सुना है मैंने, पुष्पा भारती जी को, सूर्यबाला जी हो, सुधार मुंडा जी, सब लोग वहां आते, लेकिन मैंने कभी जाके ना उनसे अपना परिचय दिया कि मैं हूँ और मेरे संधि पत्र मैंने पढ़ा है। मैं सब कुछ करती। और जब सरसों से अमलतास आई, तो
जब मुझे पुरस्कार मिला, उसी मंच पर उसी समय उसी साल उनको साहित्य का शिखर पुरस्कार मिला। तो हम एक ही मंच पर सूर्य बालाजी थी और मैं थी, और मुझे एकदम ऐसे लगा कि जैसे कुछ सर्किल, जैसे कुछ मायावी, ये कुछ क्या हो रहा है। मतलब जिन्हें मैं पढ़ती थी कॉलेज में, वो मेरे साथ खड़ी है। बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत वो खुशी की बात मुझे है। वो उस सम्मान से भी ज्यादा मुझे वो मंच बहुत सम्मानित लगा कि वहां वही खड़ी हैं जिनको मैंने सालों पहले पढ़ा, सराहाया, और मैं आज तक उनकी बहुत बड़ी पाठिका हूँ। तो मेरे बिल्कुल, लिए ये वो तो एक बहुत अच्छी बात थी। बिल्कुल, बहुत ये तो प्रसन्नता की बात होती है कि जिन वरिष्ठ साहित्यकारों को हम पढ़ रहे हैं और जिनको हम पसंद करते हैं, वो जी हमारे साथ सेम जी। मंच पर होते हैं। और इसका लोकार्पण भी क्योंकि उन्होंने ही किया था, सूर्यबाला जी ने किया था। मुंबई यूनिवर्सिटी से, और जो मैंने किया था, तो दोनों बार उनका आशीर्वाद हमेशा रहा, उनका आशीष रहा। जी। और इस किताब की सरसों से अमलताज की, मुझे लगता है जैसे हर व्यक्ति का एक, हर आदमी अपनी किस्मत लेके पैदा होता है, उसमें मैं कर्मवाद को भी मानती हूँ और मैं भाग्यवाद को भी मानती हूँ, दोनों का ही हाथ होता है। तो वैसे ही हर किताब भी शायद अपने साथ अपना भाग्य लेके आती है। इस किताब की यात्रा बहुत सुखद रही, और मुझे लगा कि मेरी माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि हर जगह मुझे उंगली पकड़ के ले गई, क्योंकि जितने भी पुरस्कार मिले इस किताब को, जितने भी सामने से मिले, ये उसकी गरिमा रही, ये सम्मान रहा। सही है, आपने इस किताब के अपने उसमें भूमिका में भी आपने लिखा है, आप मम्मी को बीबी कहती थी और आपने उन्हीं को समर्पित की है ये किताब। जी, जी। कि उन्होंने, एक उसकी पंक्ति भी है, मैंने कहीं लिखी थी, जो आपने समर्पित की थी मम्मी को किताब, बीबी को किताब, और उसमें आपने लिखा था, तो वही उससे मैं बहुत, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक इतना एक संवेदनशील इंसान जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो जाता है। आपने लिखा था, अपनी बीबी को जिसने मुझे पंख दिए और नीड की अहमियत भी समझाई। एक लाइन में आपका यही जीवन पूरा दर्शन। खुद का भी सशक्त व्यक्तित्व भी आ गया कि किस तरह से आपको गढ़ा गया, किस तरह से आपको संस्कार मिले बचपन से, और किस तरह से आप उन्हीं संस्कारों को हमारी आने वाली पीढ़ी को भी दे रही हैं। और मोनिका शर्मा जी ने साहित्य समरता के लिए इस किताब की समीक्षा की एक थी, समीक्षा तो लिखी मोनिका थी जी ने मोनिका भी जी ने। बड़ा अच्छा लिखा था जी, उसके बहुत लिए। सुंदर लिखा था उन्होंने। बहुत सुंदर लिखा था कि वाकई उड़ान का हौसला आवश्यक है, पर लौटने को भी तो जरूरी है। जरूरी है वो बसेरा जहाँ अपने व्यक्तित्व और रिश्ते नातों को सहेजा जाए, जहाँ व्यक्ति अपनों के साथ परवाज भरे, वरना सब कुछ पाकर भी अधूरापन ही आता। तो बहुत खूबसूरत लिखा था उन्होंने और मुझे बहुत उन्होंने ही बहुत पसंद आई सुंदर थी। लिखा था। वो बिल्कुल इस यहाँ तक पहुंच गई थी, क्योंकि ये जो मेरा समर्पण था बीबी के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे ही बड़ा किया। उड़ना जरूरी है, आकाश तो चाहिए, और उन्होंने पंख दिए मुझे, लेकिन नीड की तरफ लौटना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आकाश बहुत के बड़ी बात। और परिंदों को छांव नहीं मिलती, वो छांव आपको घर में मिलती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उसकी कविताएं मुझे बहुत ही छुई आपकी कविताएं। और यही बात यहाँ आपने मैं उसमें फिर से एक बार सूर्य बालाजी को कहना चाहूंगी कि उनको ये जो किताब थी वो मैंने नहीं दी थी, मैं नहीं जानती थी, संकोच था, मैं उन्हें लेखिका के रूप में जानती थी। और हिंदी डिपार्टमेंट मुंबई यूनिवर्सिटी का, मैं एक किसी सेमिनार के लिए वहां गई थी, और तभी ये किताब आई थी, सरसों से अमलतास मेरी बैग में थी। तो हुबनाथ जी जो वहां हिंदी विभाग में है, उनको मैंने दी। तो एकदम से उन्होंने पूछा कि इसका लोकार्पण हो गया है, तो मैंने कहा जी नहीं, मैं कहाँ लोकार्पण, किसी को जानती नहीं, कुछ नहीं। तो कहने लगे कि नहीं, मैं हम लोग यूनिवर्सिटी से इसका लोकार्पण कर रहे हैं। उन्होंने, क्योंकि वहां बैठ के वो थोड़ी पलटी किताब, और फिर उन्होंने कहा कि ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सरसों से अमलतास के लिए कर रहा हूँ, इन बहुत कविताओं बड़ी के बात। लिए कर रहा हूँ। और उन्होंने वो किताब जाकर सूर्य बालाजी को दी, और उन्होंने कहा कि भूपनाथ जी ने मुझे किताब दी, और वो बहुत गंभीर तरह के मतलब व्यक्ति हैं, बहुत सुंदर कविताएं भी लिखते हैं। और मुझे लगा कि अगर वो कह रहे हैं तो मुझे देख लेनी चाहिए। और उन्होंने कहा, मैंने पहला पन्ना खोला और मैंने समर्पण देखा, और मैं अटक गई कि ये क्या लिख रही हैं कि उड़ान और नीड दोनों चाहिए। और कहने लगी, मैंने कविताएं पढ़ी,
तो मैं समर्पण पे अटकी और फिर वही रूपनाथ जी ने ही उन्हें लोकार्पण के लिए बुलाया था। और जब उन्होंने लोकार्पण किया, उन्होंने यही पंक्तियां सबसे पहले कही कि ये जो काव्य संग्रह है, कमाल की बात यह है कि मेरे पास ये पाठक के जरिए पहुंची है, लेखिका के जरिए नहीं पहुंची। और लेखिका ने मुझे फोन करके ये भी नहीं पूछा कि आप आ रही हैं, कुछ चाहिए, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे ही था कि अब हो गया, मैंने दे दी रूपनाथ जी को, अब जो करेंगे वो करेंगे। और लेकिन ये गरिमा रही इस किताब की बहुत सम्मान मिला इसे, ये बहुत अच्छी इस किस्मत किताब पे लेके आपको ये कई सम्मान मिले हैं, मैंने देखे हैं इस किताब पे आपको बहुत सम्मान मिले हैं। आपको केवल साहित्य अकादमी तो मिला ही है, लेकिन उसके अलावा भी आपने कई सम्मान इस किताब पर प्राप्त किए। जी हाँ, सबसे पहला सम्मान इसको सुभद्रा कुमारी चौहान, तो मुझे इलाहाबाद से फोन आया, इस वक्त जो प्रयागराज हम लोग कहते हैं, इलाहाबाद से गुफ्तगू एक पत्रिका है, और उन्होंने मुझे शायद फेसबुक से टटोला और हिंदी कविता वो वाली वीडियो देखी, जो भी मिला उस वीडियो से बहुत मिला। किताब को उस वीडियो ने बहुत जिसे कहते हैं उसकी यात्रा बहुत उसको श्रेय जाता है। लोगों ने उस वीडियो के कारण उस किताब को पढ़ा। कवि कुंभ देहरादून द्वारा स्वयं सिद्धा सम्मान 2018 में मिला। स्वयं सिद्धा रंजिता जी, सिंह नेपाली फाउंडेशन द्वारा भी नेपाल गीत साहित्य सम्मान 2018 में मिला। वो बड़ा आश्चर्यजनक था। मैं पटना गई थी, वहां पे आयाम एक संस्था है, उषा किरण खान जी की संस्था है, और मेरी मित्र भी उससे बहुत जुड़ी हैं, भावना शेखर जी, बहुत सारी और भी मित्र हैं। तो वहां मुझे बुलाया गया था आयाम के लिए 2 साल पहले, और जब मैं मंच पे थी, और सविता नेपाली क्योंकि फेसबुक से मुझे जुड़ी हैं, और वो क्योंकि गोपाल सिंह नेपाली जी के परिवार से हैं, उन्होंने कुछ सम्मान भी उनके उसमें रखा है। और जब मैं मंच पे बैठी थी तो अचानक से ये आयाम के मंच से उन्होंने इस बात की घोषणा की कि इनको हम सम्मानित करना चाहते हैं, और उन्होंने वो गीतकार गोपाल सिंह, बड़ी बात है, और मैं मंच पर वाकई हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं इस सम्मान के लायक हूं कि नहीं हूं, पर ये शब्द और ये कविताएं जो भी हैं, इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, कविताओं ने मुझे बहुत। आपका एक दूसरा कविता संग्रह भी आया, उसका भी नाम बड़ा खूबसूरत है, दरारों में उगी धूप। बहुत चर्चित रहा वो भी, और उसकी कविताएं भी बहुत सराही गई। कुछ शब्दों में आप हमें उनके बारे में बताएं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम आपसे कविता भी सुनना चाहते हैं। बस दरारों में उगी धूप, अभी जो विश्व पुस्तक मेला हुआ था जनवरी इसी साल, तभी उसका लोकार्पण हुआ। हालांकि मैं इंतजार उसका, मुझे 1.5-2 साल वो पांडुलिपि थी राजकमल में, और इस साल आई जनवरी में, और जो मैंने जिया वही मैंने लिखा। तो इसलिए दरारों में उगी धूप, क्योंकि मुझे लगता है कि चट्टानें जो होती हैं, या जिसका जीवन बहुत कठिन होता है। बड़ी खूबसूरत कविता है, उस पर आपकी सुनाएंगे आपको? उसी ये जो शीर्षक वाली कविता है, हाँ, ये भी बड़ी सुंदर है आपकी कविता। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये साहस की बात करती है। चट्टान के बीच में से भी मुझे अपनी माँ का जीवन याद आता है, मेरी नानी का जीवन याद आता है, जिन्होंने बिल्कुल इसी तरह का जीवन जिया। और मुझे लगता है कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर आप में ईमानदारी है, आप में गुण है, संवेदनशीलता है और नम्रता है, ये चारों गुण अगर आप में हैं, तो आपकी यात्रा सुख में रहती है। और बहुत लोग होते हैं जो आपका हाथ थामने आते हैं, बहुत लोग होते हैं जी। तो आपने कहा है, तो ये इसकी शीर्षक कविता, इसको भी मैंने खंडों में किया है, और इसमें खंड है मध्यांतर के बाद, जो हम सबकी जो फागुनी मन जो होता है, तो इसमें मध्यांतर के बाद जो 40-50 के बाद की उम्र होती है। पत्थरों को संवेदना देती है उसकी दरारों में दबी मिट्टी, पत्थरों को संवेदना देती है उसकी दरारों में दबी मिट्टी, जहां उगाती है दूर चट्टानों के अस्तित्व को ललकार, बिल्कुल कोमल और हरी, बिल्कुल कोमल और हरी, सिर उठाए खड़ी रहती है एकदम निडर, कड़वे दायरों के बीच खुद खोजने पड़ते हैं चश्मे मीठे पानी के।
वाह, कड़वे दायरों के बीच खुद खोजने पड़ते हैं चश्मे मीठे पानी के, उघाड़ना पड़ता है उन दरवाजों को जो सदियों से बंद हैं। खिड़की से बाहर हाथ फैला देह सेकने को उतारनी पड़ती है हथेली पर धूप। वाह। अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता। मुझे लगता है ये आपने एक संदेश दे दिया हमारी युवा को, हमारी युवा पीढ़ी को एक संदेश दे दिया सतत परिश्रम करने का। बहुत बिल्कुल। अच्छा आपने, बहुत अपने आप अच्छी नहीं होता है ना कुछ, आपको कोशिश करनी अपने आप पड़ती कुछ नहीं होता है। आपने देखिए ना, आपने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की, और आपने कितने, आप चाहे ना माने लेकिन आपने बहुत चीज़ें की हैं। आपने कई संस्थानों की आप रही हैं, जैसे आपने फिल्म ज्यूरी का भी आपने जिस तरह से आप उसमें रही हैं, वो भी एक मुश्किल काम था। आपसे मेरी पहले बातचीत हुई, उसमें आपने बताया था कि आप 1 महीने तक बच्चों को छोड़ के दिल्ली में रहीं इसके लिए। तो पहली आप, बार मैंने, जी, मैं दरअसल मेरा बड़ा बेटा 12 साल का था और छोटा 10 साल का था, और कभी भी मैंने बच्चों को एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। हालांकि सब मदद करने वाले घर में हैं, लेकिन मुझे लगता है बच्चों की परवरिश, बच्चों की देखभाल माँ का काम होता है, ये मेरा मानना है, उस वक्त भी था। तो और जब हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए आपने अपने संस्कारों के लिए बच्चों को जो इतनी अच्छी आपने अपना जो लौटाते हैं, हम कहते हैं ना कि साहित्यकार जो अपना लेता है वो लौटाता है, तो आपने वो एक काम किया है और कर रही हैं। और अभी आपका आगे बहुत सुनहरा भविष्य पड़ा है। हम आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कन टीवी बहुत के माध्यम बहुत से। और बहुत यहाँ बहुत आप आभार आई, मेरी बहन। बहुत ही अच्छा लगा। जबकि अभी ऐसा लग रहा है कि हमने बात शुरू ही नहीं की, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। लेकिन फिर भी आप युवा पीढ़ी को अगर कुछ संदेश देना चाहें तो हम चाहेंगे कि आप कुछ आ, अपना। जी, दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ, पहली बात, युवा पीढ़ी पढ़े, पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत लिखना, अच्छी बात है। मैं बहुत कम लिखती हूँ, कभी कभार लिखती हूँ, तब कविता अपने पास आती है तभी मैं लिखती हूँ। मैं विचार के नहीं लिखती, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। अखबार से लेकर उपन्यास तक, कविताओं से लेकर संस्मरण हो, आत्मजीवनी हो, कुछ भी हो, पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे उतना एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार आपके सामने। पाठ्यक्रम की किताबें तो होती हैं, जी, पर जो ज्ञान आपको वहां से, आपको ठीक है गणित मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगी, लेकिन जो आपको साहित्य देगा वो आपको पाठ्यक्रम नहीं देगा। सही। और जैसे यहाँ एक छोटा सा, एक मिनट में मैं अपनी सिर्फ की बात कहूंगी। एक स्कूल में मैं एक जज के तौर पे गई थी एक कविता प्रतियोगिता में, और एक बच्चे ने, 9वीं क्लास का बच्चा था, उसने उठ के मुझसे पूछा कि मैम हम लिटरेचर क्यों पढ़े, मैथ्स और साइंस तो हमारे काम आता है और लिटरेचर कुछ काम नहीं आता है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि तुमने ईदगाह कहानी पढ़ी है? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा किसने पढ़ी है? तो सबके हाथ उठे, क्योंकि पाठ्यक्रम में है वो कहानी ईदगाह प्रेमचंद की, हम लोगों के पाठ्यक्रम में भी थी, आपने भी पढ़ी होगी। जी, तो मैंने कहा ईदगाह में तुमने क्या पढ़ा? तो उसने पूरी ईदगाह की कहानी वहां बताई। तो मैंने कहा तुमने ईदगाह की कहानी से क्या सीखा? तो कहने लगा कि मैंने ये सीखा कि आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके पास पैसे बहुत थे, अच्छी, उसके पास, बहुत अच्छी और बात लेकिन कही। उसने दादी के लिए एक चिमटा खरीदा। तो जी मैंने जी कहा जी, तुमने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। साहित्य यही काम करता है, साहित्य आपका बिल्कुल चरित्र गढ़ता है। तो बिल्कुल। ये आपको जो चीजें हैं वो पढ़ने से मिलती हैं, जी, पढ़ने से मिलती हैं आपको। तो आप पढ़िए, देखिए बहुत आप यहाँ कन बहुत टीवी पढ़िए। के इस कार्यक्रम में आई, और मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे आपको सुनना बहुत था लेकिन सुन नहीं पाए। फिर कभी किसी अरे, कार्यक्रम में जरूर सुनेंगे। बिल्कुल आपका बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत बहुत कदम आभार से आप यहाँ आई और आपका आपने नीलिमा। इतनी सुंदर बातें कही। आपका बहुत बहुत आभार।